हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम आर्मी अग्निवीर के लिए पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर करेंगे। और ये जो आपका पेपर है जो 15 जनवरी को रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके ऊपर आधारित है, बिल्कुल उसी से लिया गया है। ऐसे ही लेवल का पेपर आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सभी विद्यार्थी कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, तो इसको डिस्कस करेंगे। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? क्या सभी ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है, गैलेना? उन सभी का आंसर करेक्ट है जी, राइट। कल जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गैलेना। चलिए पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लगाते हैं। प्रश्नों की संख्या 50 है और जो नए स्टूडेंट हैं उनको टारगेट दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन राइट करने का टारगेट दिया जा रहा है। और जो स्टूडेंट हमारे साथ पुराने जुड़े हैं काफी टाइम से, या फिर जो पहला या दूसरा अटेम्प्ट दे चुके हैं आर्मी का, उनके लिए ये जो टारगेट रहेगा ये रहेगा 40+ क्वेश्चन राइट करने का। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक पूरे 15 क्वेश्चन। प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द कलिंग अवार्ड गिवन? साहित्य, शांति, विज्ञान, गणित? जल्दी से आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे सभी? आंसर करिए जी। देखिए कलिंग पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ये जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा अपने आप में प्रश्न है और इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो सभी भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रश्न है ये, राइट। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? हु वाज द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर? जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमवीर चक्र के बारे में सभी को पता है, सर्वोच्च शौर्य वीरता पदक है, राइट। और परमवीर चक्र के प्रथम विजेता जो ऑप्शन ए को दे रहे हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए उनका करेक्ट आंसर होगा जी। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, क्रिकेट, मुक्केबाजी या फिर भाला फेंक? नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं, ज्वेलिन थ्रो, उनका राइट आंसर है जी। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, एथलेटिक्स से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, गूगल के संस्थापक कौन हैं? देखिए क्वेश्चन गलत मत करिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में। आप तुक्के मत लगाइए, थोड़ा सा ध्यान लगा के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपका एग्जाम कम से कम 12 से 15 दिन चलेगा, तो क्वेश्चन थोड़े से अटपटे, थोड़े से एडवांस लेवल के भी पूछे जाएंगे, उनके लिए भी हम अच्छे से तैयारी करेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये डिस्कस करते हैं। गूगल के संस्थापक कौन है? तो जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, लैरी पेज, उनका राइट आंसर है जी, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग के बारे में सभी को पता है, ये फेसबुक के फाउंडर हैं। स्टीव जॉब्स क्या हैं? एप्पल के फाउंडर हैं जी, एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। बिल गेट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां, किस देश में स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियाई डेवलपमेंट बैंक इन विच कंट्री? फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया? देखिए साथ साथ ये भी बताइएगा एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई। देखिएगा या तो अगर आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं पूछ रहा हूं अगर आपको आते हैं
तो मन में रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो चैट बॉक्स ओपन है, साथ साथ दोनों के आंसर दिया कीजिए जो मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। सिर्फ सी डी ये आंसर मत किया कीजिएगा, जो आपसे एक्स्ट्रा चीज पूछी जाती है उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो इसको नोट करिए। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो फिलीपींस में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिलीपींस में कौन सी जगह, आपसे जगह पूछेगा एग्जाम में तो मनीला ध्यान रखिएगा, मनीला फिलीपींस में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है जी। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? नागालैंड, ओडिशा, मणिपुर, मेघालय। आंसर करिए, क्या आंसर करने वाले हैं? हाँ जी, सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए शिलोंग किस राज्य की राजधानी है, तो मेघालय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यह टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, हमने डिस्कस किया है 2-3 दिन पहले। ओडिशा की कैपिटल क्या है, तो भुवनेश्वर। कमेंट करते रहिएगा साथ साथ। ओडिशा की कैपिटल क्या कमेंट किया है आपने? भुवनेश्वर। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है, यह भी ध्यान रखिएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। आगे बढ़ते हैं जी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक की रचना किसने की? हु ऑथर्ड द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? रिस्कन बॉन्ड, अरुंधति राय, सुधा मूर्ति या फिर अभिजीत बनर्जी? जल्दी से आंसर करिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो बुक है ये आपके आर्मी में पूछी गई थी 1 नवंबर 2020 वाले एग्जाम में। 1 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था जीडी का, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की रचना किसने की? क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? अरुंधति राय आपका राइट आंसर है जी। बताइए, क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी लोकेटेड इन द स्टेट? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। एक और आंसर करिएगा साथ साथ, हम्पी के स्मारक की स्थापना किसने की? यानी कि किसने बनाया है, इसके संस्थापक कौन थे? हम्पी के स्मारक के संस्थापक कौन थे? तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक। हम्पी के जो स्मारक समूह है ये कर्नाटक में है, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, लीजिए, ठीक है। अब हरिहर और बुक्का जो है ये मैंने परसों डिस्कस किया है। बता सकता है कोई? जो हमने परसों 51 क्वेश्चन करवाए थे आपको जीके के, उसमें मैंने हरिहर और बुक्का का जिक्र किया था। जो विजयनगर वंश है, फिर से रिपीट करवा देते हैं, जो विजयनगर वंश है उसके भी संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी इन ऋग्वेदा? जगन्नाथ, इंद्र, विष्णु, सूर्य? आंसर करिए जी, क्या आंसर करने वाले हैं सभी? जल्दी से आंसर करिए। देखिए ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है वो इंद्र को माना गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी आपका। वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 वेद हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र भी लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहां दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तना? बोध गया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ? आंसर करिए, क्या आंसर करने वाले हैं सभी? देखिए
दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कई जगह इसको धम्म चक्र परिवर्तन भी दिखाया गया है। ठीक है, कहां दिया था? तो सारनाथ में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बोध गया क्या है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में हुई थी। राइट। श्रावस्ती क्या है जी? वहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। कपिल वस्तु क्या है? कपिल वस्तु लुंबिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चरक किसके राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, नागार्जुन, कनिष्क। बताइए जल्दी से क्या आंसर करेंगे? चरक वाज द फेमस फिजिशियन ऑफ हुज कोर्ट। ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को? ठीक है, आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? देखिए, चरक जो है एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है चरक डैश थे, तो एक चिकित्सक थे, ध्यान रखिएगा। और ये कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कनिष्क का सभी को पता है, शक संवत इन्होंने चलाया था, सिल्क मार्ग भी इन्होंने ही शुरू किए थे। राइट। और क्या है, चरक भी इनके दरबार में थे। कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे कनिष्क। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ऑथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। देखिए, परसों मैंने आपको नंबर दिया था और वहां पे एक स्टूडेंट का कॉल आया है कि सर आप इस पे टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुन लो, टॉपिक वाइज में आपको जो स्टैटिक जीके के जितने टॉपिक हैं वो मैं अभी थोड़े दिन बाद स्ट्रेटेजी का वीडियो आने वाला है, उसमें बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे सारे टॉपिक यूट्यूब पे करवा दी जाए स्टैटिक जीके के, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आप खुद भी पढ़िए। ठीक है, 2-4 दिन वेट करिए, स्ट्रेटेजी का वीडियो आ जाएगा। आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं स्टैटिक जीके के। इसके बाद आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बहुत बड़े बड़े टॉपिक डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको उनसे एक बार गो थ्रू होना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में नोट करिएगा या फिर उस किताब पर ही हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई टॉपिक है मुगल वंश, उसको मैं डिटेल से पढ़ाकर क्या करूंगा? आपको आईएएस का पेपर थोड़ी देना है, एसएससी का पेपर थोड़ी देना है। मुगल वंश कोई डिटेल से नहीं आएगा, जो 10, 12, 15 क्वेश्चन बनते हैं वही तो पूछे जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी अगर आप हमारी ये क्लासेस 2-2.5 महीने लगातार देख लेंगे तो आपके वैसे ही 4 से 5,000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा हम पर भी भरोसा रखिए और अपनी भी साथ साथ तैयारी करते रहिए। ठीक है, 2-4 दिन वेट करिए, स्ट्रेटेजी का वीडियो आ जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। कंफर्म है यहां पे? आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किससे अपनाया गया है? फ्रांस, आयरलैंड, रूस, इंग्लैंड। फ्रॉम हु हैज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप बीन अडॉप्टेड इन इंडिया? बताइए जी, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यह बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? अब ये वाला क्वेश्चन मत गलत कर देना, 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया है। संसद जो है उसके 3 अंग हैं। ठीक है, सदन पूछा है आपसे कुल कितने सदन है, तो 3 मत करना। संसद के टोटल 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद बनी है। संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद में टोटल 2 सदन हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। यहां पे संसद के टोटल 3 अंग हैं और 2 सदन हैं, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, सोनौली सीमा भारत और डैश के बीच एक स्थित बिंदु है। सोनौली बॉर्डर इंडिया एंड which is a locus point between नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना।
कर दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए जी, आंसर मैच करिएगा। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। सोनौली बॉर्डर जो है यह आपका भारत और नेपाल के बीच स्थित एक सीमा स्थल है, राइट। बाघा बॉर्डर क्या है? बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी है सामान्य विज्ञान, 16 से 30 तक, अगले 15 क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा जब आप सभी लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो स्कोर आपको सेक्शन वाइज कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट किए हैं आपने, सेक्शन बी में कितने राइट किए हैं, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में, राइट। ताकि मुझे पता लग सके कि आपको भी पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में आपका कितना स्कोर बन रहा है, कौन सा सेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है। ओके, आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? घनत्व, कूलाम्ब, धारिता, एम्पियर। आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिएगा। विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलम्ब। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? आगे देखिए फेराड, फेराड की जो इकाई है वो क्या है? धारिता है। एम्पियर आप सभी को पता है विद्युत धारा मापने की इकाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में अष्टक का नियम किसने दिया था? देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको देखने में नया लग रहा है तो ये नया नहीं है। आपका एग्जाम हुआ था मार्च 2021 में, ठीक है। मार्च 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये वाला प्रश्न पूछा गया है और वो भी किसमें? जीडी के एग्जाम में, ठीक है। 28 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसमें जीडी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, अष्टक का नियम किसने दिया था? हु गेव द रूल ऑफ ऑक्टेट इन द पीरियोडिक टेबल? आप थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लीजिए कि जो अष्टक का नियम है वो दिया गया है न्यूलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन ए क्या सभी ने दिया है? अगर आपको नहीं आता है तो नोट कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, शायद आपको आगे पढ़ने के लिए ना मिले। आगे हम क्या पता नए क्वेश्चन पढ़ें। ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका नोट करने लायक है तो उसको अपनी एक बोला है आपको एक फेयर कॉपी बनाइए। जो क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप पूरी किताब तो नहीं रटोगे ना, आपको फिर वही नोटबुक पढ़नी है जो आपने स्पेशल बनाई है एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स से संबंधित है। मोसले क्या है जी? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। लिखूंगा नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। मेंडलीफ क्या है? आवर्त सारणी के जनक। और डोबेरेनर ने त्रिक का नियम दिया था, त्रिक का नियम। अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अष्टक का नियम दिया है न्यूलैंड्स ने और त्रिक का नियम दिया है डोबेरेनर ने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर पर चलते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क? ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर देने का प्रयास करिए। हां जी, आंसर डिस्कस करते हैं। वॉशिंग मशीन जो है यह आपकी अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। सभी का क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन के पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम? जल्दी से आंसर कर दो, क्या आंसर करने वाले हैं? रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जल में तैरना भी न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो करता है, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोटर गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है जी? विच मिरर इज यूज्ड टू सी रियर व्यू इन अ मोटर व्हीकल? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। कल की क्लास में डिस्कस किया गया है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था उसके अंदर ये डिस्कस किया था, ठीक है। देखिए
मोटर गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। अवतल दर्पण क्या बताया था मैंने, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में लगा होता है। हेडलाइट्स में अवतल दर्पण प्रयोग होता है। चले 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और चांदी, चांदी और सीसा, लोहा और जिंक, टीन और सीसा। फ्यूज तार किसका बना होता है? आंसर कर दीजिए फटाफट। आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं टीन और सीसा, उनका आंसर राइट है जी। फ्यूज तार जो है यह टीन और शीशे का बना होता है। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कल ही डिस्कस किया है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था कल की क्लास में। जो हमने साइंस के 51 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें मैंने ये कल डिस्कस किया है। अगर उसके बाद भी आपका गलत होता है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर आपका ध्यान तैयारी पर नहीं है। सिर्फ एक बार पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसको बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 6 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 8 मैंने किसका बताया था? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। 10 भी बताया था कल ही, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 10 है। और 11 जो है यह आपका सोडियम यानी कि Na का परमाणु क्रमांक है। और 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? हु डिटरमाइंड द पीएच वैल्यू? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, सारेंसन। जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या करने वाले हैं आप? पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो यह किया था आपका सारेंसन ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र, ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता के जनक, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है नेचुरल सिलेक्शन। 24 नंबर देख लीजिए। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन एलपीजी? एलपीजी क्या होता है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन डी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ब्यूटेन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन नामक 2 मुख्य घटक होते हैं। मीथेन किस में होती है जी? सीएनजी में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सीएनजी होती है, उसमें मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? विच इज आल्सो नोन एज ब्राउन कोल? लिग्नाइट, पिट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला। ये आपको चारों पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इन चारों में से कोई सा भी बन सकता है। इन चारों के बारे में डिटेल से आपको पता होना चाहिए। देखिए, भूरा कोयला बोला जाता है लिग्नाइट कोयला को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब पिट कोयला से क्या क्वेश्चन बनता है कि पिट कोयला जो है इसके अंदर कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और इसीलिए इसको सबसे वीकेस्ट यानी कि सबसे बेकार कोयला बोलते हैं। ठीक है, सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, सबसे खराब कोयला होता है पिट कोयला। एंथ्रासाइट क्या होता है? कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, बिटुमिनस कोयला क्या है? इसको सामान्य स्तर का कोयला कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अग्निशमन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग? O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, D2O भारी जल, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? हाँ जी, आंसर करिए जल्दी से। विच गैस इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग? जो भी यहां पे ऑप्शन बी को दे रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उनका आंसर करेक्ट है। O2 क्या है? ऑक्सीजन। यह ज्वलनशील गैस है, जहां पे ऑक्सीजन रहेगी वहां पर आग पैदा होती है, ज्वलनशील गैस है जी। D2O क्या है? भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम
ऑक्साइड। लीजिए इसको देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन। सबसे भारी धातु बोला है आपसे, गैस नहीं बोला है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा और आंसर करिए। सबसे भारी धातु कौन सी है? सभी ने जिन्होंने भी यहां पे आंसर दिया है लिथियम को, आई एम सॉरी, सबसे हल्की धातु पूछा है जी, है ना? थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है पढ़ने में। सबसे हल्की धातु बोला है तो लिथियम आंसर करिएगा, ऑप्शन सी। सबसे भारी धातु भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मुंह से निकल गया है सबसे भारी धातु, तो वो कौन सी है? तो वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो धातु है यह सबसे भारी धातु है जी। देखिए हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही हल्की गैसें हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम भारी गैस भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पूछेगा कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो आंसर करना है आपको रेडॉन। और रेडॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है, एक नोबेल गैस का एग्जाम्पल है। आगे देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? हु इज ऑल्सो नॉन एज क्विक सिल्वर? आयरन, मरकरी, तांबा, जिंक। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? किसे क्विक सिल्वर बोलते हैं? तो जो भी यहां पे मरकरी यानी कि पारे को आंसर दे रहा है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है सेक्शन बी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पेज मेकर का संबंध किससे है? हृदय, मस्तिष्क, वृक्क, अमाशय। पेज मेकर इज रिलेटेड टू, क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए। पेज मेकर का संबंध हृदय से है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, हार्ट, ठीक है। एक और बोलते हैं ईसीजी, ठीक है। ईसीजी का संबंध किससे है? तो वो भी हृदय से ही है। और मस्तिष्क से होता है ईईजी, ठीक है। डायलिसिस का संबंध किडनी से होता है, डायलिसिस। और इसी के साथ सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंडेड इन ह्यूमन सलीवा? रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन, माल्टोज। आंसर करिएगा, क्या आंसर करने वाले हैं इस प्रश्न का? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन थे आज की क्लास में सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आप वैल्यू समझ रहे होंगे। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखिए बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, बुक से आपको एक बार गो थ्रू होना है। पर यूट्यूब का फायदा यह है कि जो क्वेश्चन आपको बुक्स में कई कई दिन पर मिलते हैं वो सभी डाटा आपको एक ही जगह मिल जाता है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होती है और आपका समय भी ज्यादा खर्च नहीं होता है। कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड। मानव लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी, राइट। चलिए तो यहां पे आपका जीके और साइंस का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी मैथ्स यानी कि गणित, 31 से 45 तक अगले 15 क्वेश्चन। अब यहां पर सभी को बोल दूं, सेक्शन शुरू होने से पहले बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, मैथ की क्लास को छोड़ देते हैं। परंतु एग्जाम में कैसे छोड़ोगे? एग्जाम में भी तो मैथ दोगे ना। कैलकुलेटर लेकर कोई नहीं बैठेगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे सारे। मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं और नहीं आते हैं तो सीखिए बैठ के कैसे सोल्व करना है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, यहीं पे कर देंगे। 22 पुरुष एक काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। 32 पुरुष है यहां पे, ठीक है जी। 32 पुरुष कहां पर है? 32 मैन, 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका आंसर करिए। देखिए 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले आपको काम पता होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। यहां पर एफिशिएंसी हम 22 पुरुष को ले लेंगे। तो देखिए 22 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क बन जाएगा, ठीक है। अब बोला है 32 पुरुष यह काम कितने दिन में करेंगे, तो 32 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। 16 से कैंसिल करेंगे, 16 दूनी 32, और 2 से हम 22 को कैंसिल करेंगे तो 32 पुरुष यह काम मिलकर
टोटल 11 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। सिंपल है, सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सामने स्क्रीन पर आंसर करिए कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? आंसर करिए, क्या आंसर करने वाले हैं इस प्रश्न का? मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि इतनी संख्याओं का एवरेज यानी कि माध्य इतना दे रखा है और प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए, तो इस एवरेज में ही ये आपको संख्या जोड़ देनी है, यही आपका औसत हो जाएगा नया वाला। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी नए हैं तो वो शायद इसको ना कर पाए। इसको याद रखिएगा, मैं आपको बेसिक बता देता हूं, परंतु एग्जाम में सोल्व मत करिएगा, डायरेक्ट आंसर काट दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है आपको आंसर। देखिए ध्यान से, 10 संख्याओं का माध्य है 30। अगर मैं 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 300। ठीक है, इसको साइड में कर दीजिए। देखिए 10 संख्याओं का टोटल 300 हो गया, प्रत्येक में 5 जोड़ा गया है, टोटल संख्याएं हैं 10, सभी में 5 जोड़ेंगे तो कितना ऐड हो गया? 50 ऐड हो गया, यानी कि अब टोटल कितना हो गया है? 350। 50 5 जोड़ने पर हुआ है 10 में, 300 पहले टोटल था, तो अब टोटल हो गया है 350। संख्याएं तो 10 ही रहेंगी, 350 को 10 से भाग करेंगे तो भी कितना एवरेज आएगा? 35 ही आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। अगर बोलेगा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया है या कुछ भी जोड़ा गया है तो उस एवरेज में आपको ये ऐड कर देना है बस। 33 नंबर देखिए, श्रेणी आपको दे रखी है, आपको 10वां पद बताना है। अब सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्या सभी में डिफरेंस सेम है, तो मैं देख रहा हूं सभी में 3-3 का अंतर है ना। अब क्योंकि इस श्रृंखला में 3-3 का अंतर है तो ये आपकी एपी की सीरीज बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, और इसमें 10वां पद यानी कि nवां पद निकालने को बोला गया है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखिए ध्यान से, इधर ही आ जाता हूं, है ना, आप सभी सॉल्व करिएगा। फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 d। ठीक है जी, यहां पे nवां पद निकालने का देखिए ध्यान से, a क्या होता है? जो पहली संख्या आपको दे रखी है जो कि है 1, प्लस nवां पद निकालना है। n यहां पे क्या है? 10 है, n-1 करेंगे तो यहां पे हमको 9 करना पड़ेगा। ठीक है जी, d क्या होता है? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है जी? 3 है, तो यहां पर लिख देंगे 3। अब देखिए 9 तिया कितने होते हैं? 27, प्लस 1 करेंगे तो यहां पे आपका 28 जो है ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर कर दीजिए इस प्रश्न का। कौन सी संख्या अपरिमेय है? विच नंबर इज इर्रेशनल? अब आपको अपरिमेय संख्या पता होनी चाहिए, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब जिसको हम इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते या फिर कहेंगे जिसको हम अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहां पर एक और चीज देखिएगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल जाए, यानी कि कोई संख्या पूर्ण वर्गमूल हो, तो वो संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है ना। समझिएगा इस चीज को। देखिए 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 होता है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। 25 का भी वर्गमूल होता है 5, 49 का वर्गमूल करेंगे 7, 20 का वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल ना निकाल पाए तो वो संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। समझ गए सभी? अब इसका ध्यान रखिएगा, जो 1 होता है, 1 जो है यह परिमेय संख्या है। कभी भी आपको बोल दे कि 1 का अंडर रूट ये कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है।
एक का अंडर रूट करेंगे एक ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी चीजें। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। लीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं कि यहीं पे सोल्व कर दें। यहीं पे सोल्व कर देते हैं, ऑप्शन थोड़े क्लोज हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, अब ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिधियों का अनुपात पूछा है तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है। सॉरी, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब यहां पर वैल्यू पुट करिए। वृत्त की त्रिज्या हमको नहीं दे रखी है, हम कुछ भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं वृत्त की त्रिज्या 2। ये जो हमारा रेडियस है इसकी वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं। हम 1 भी मान सकते हैं, परंतु थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लोज हो जाता है। हम 2 मानेंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। आप ध्यान दीजिए कि मैंने माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, 2 है। आप 1 मानकर भी कर सकते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम पहले परिधि निकालेंगे, 2 गुणा पाई, आर की वैल्यू हमने 2 रखी है तो यहां पे 2 कर देंगे। तो यहां पे पहली परिधि आ जाएगी आपकी 4 पाई। राइट, बोला है कि त्रिज्या आधी कर दी जाए। 2 इसीलिए माना था कि अगली हम त्रिज्या को 1 कर दें। ठीक है, त्रिज्या आधी करेंगे तो जो R2 की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी कि हमने त्रिज्या आधी की है। तो अब परिधि निकालेंगे 2 पाई, R की वैल्यू हम कर देंगे 1, तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 पाई। वृत्त की पुराने और नए परिधियों का अनुपात, पुरानी परिधि क्या है आपकी 4 पाई है, नई परिधि क्या है आपकी 2 पाई है जी। अनुपात निकालिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2:1। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। बताइएगा क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर किया है। सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। 1000 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सिंपल है, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास का पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होता है तो टेलीग्राम पर शुभम ई क्लासेस सर्च कर लीजिएगा। हर क्लास का पीडीएफ शाम को या रात को अपलोड हो जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए जी। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करें। सबसे पहले आपको क्या देखना है, 1000 में वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि आपको देखना है कि 1000 के आसपास क्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए मैं कैसे सोचूंगा, मैं पहले 30 को ले लेता हूं। अगर मैं 30 का स्क्वायर करूंगा तो 900 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 से तो ज्यादा ही होगी। अगर मैं 31 का स्क्वायर करता हूं तो यह हो जाएगा 961। अब 961 जो है ये 1000 से कम है, यानी कि हमसे इसी की बात कर रहा है कि हमको यह निकालना है 961। 1000 में क्या घटाएंगे कि 961 प्राप्त हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो ये तो 1000 से अबव चला गया। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए फिर। सिंपल सी बात है। अब क्या निकालना है आपको, 1000 में अगर हम 961 को माइनस कर दें तो हमारी वो संख्या आ जाएगी जो हमको निकालनी है। ठीक है, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 6 गए 3, 39। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। समझ गए सभी। 1000 में अगर हम 39 घटाएंगे तो हमारी 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 तथा उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 289 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें।
कैसे करोगे इस प्रश्न को सॉल्व? जल्दी से सॉल्यूशन करिए। हाँ जी, थोड़ा जल्दी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन करिए। देखिए, मैं मान लेता हूं एक संख्या a है और एक संख्या मैं मान लेता हूं b। क्लियर है? अब हमसे बोला है यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? ए बी। ठीक है जी, ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको 120 और इनके वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके वर्गों का योग दे रखा है आपको 289। निकालना क्या है? उन दोनों संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, यही निकालना है। अब आगे देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना सभी को दिख रहा है? एकदम क्लियर, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 289 है। यहां पे वैल्यू लिखिए 289 प्लस 2ab की वैल्यू कितनी है जी? 120, यानी कि गुणा 120। सभी को समझ में आ रहा है? आगे देखिए, आगे क्या है जी? यहां पे 289 प्लस 240, इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? यहां पे 9 रहेगा, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 529। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है 529। राइट। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है यहां से हट जाएगा तो यहां पे अंडर रूट बन जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी जी, क्योंकि अगर हम 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर किया है? बताइए, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है? बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी, लैंग्वेज क्या है, और आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। आगे देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है, यदि उसे 6.25% लाभ पर बेचा गया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। करिए जी सोल्व, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। विक्रय मूल्य आपसे पूछा है जी। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला तो पता है सभी को, क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इनटू, अब यहां पे लाभ हुआ है तो यहां पे हम क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड बाय 100। सभी का क्लियर है? ये आपके सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइड में 100। अब यहां पर देखिए, एसपी निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस क्या है? क्रय मूल्य कितना है जी? 480 रुपए है। ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हैं यहां पर, गुणा 100 प्लस 6.25%। अब इस 6.25% में क्या है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसको भी जीरो में नीचे ले लेता हूं। ठीक है, देखिए 100 में अगर हम 625 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यहां पे 100 में यहां पे बन जाएगा आपका 10625, क्योंकि मैंने इसकी भी जीरो क्या कर दी है? नीचे ले ली है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। ठीक है, और गुणा हमारा 100 ऑलरेडी है, जो कि हमारा फॉर्मूले में गिवन है। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा ना मैं? ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है, कोई इश्यू नहीं है। आगे देखिए, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ क्वेश्चन के। देखिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना, कटिंग में समस्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं पहले और इसको मैं नीचे लिख देता हूं फटाफट। आप तब तक अपने कॉपी पेन में जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व करिए। देखिए सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, गुणा 480 गुणा 106 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था है, तो मैंने यहां पे इसको डायरेक्ट लिख लिया, इसका जीरो नीचे आ गया पॉइंट का, और गुणा 100 जो कि हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी गिवन है।
ये है आपका 480। अब करिए जल्दी से सॉल्व। देखिए मैं 25 से कैंसिल करता हूं पहले, ठीक है। 25 से करूंगा 25 चौके 100 और 25 इसको करूंगा 25 चौके 100, ठीक है। यहां पे बच गया आपका 6 और 2, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। इतना क्लियर है। फिर इसको भी कर देता हूं मैं 25 चौके 100, 25 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25। अब 42 में से अगर हम 25 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहां पर आपका बचेगा 17, 175 है, यानी कि 25 सत्ते 175। ये आपका 17 टाइम में कट गया। अब देखिए 4 गुना 4 करेंगे 16 और 16 को यहां पे कैंसिल करेंगे तो 16 तिया 48, 30 बार में ये कट गया। 17 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 रुपए आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। बताइएगा क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? हाँ जी, सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर आपके सामने। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। आपका कोई फ्रेंड है आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, उसे हमारा चैनल जो है जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 39 और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है जी। इसको सोल्व करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले हम डिवाइड करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूं 6.5 डिवाइड बाई 0.5। अब दोनों में एक डिजिट छोड़ छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 65 को तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 13 आ गया है, 13 में 2 को गुणा करेंगे तो यहां पे कितना बन जाएगा 26 बन जाएगा। अब 26 में हमको 4 माइनस करना है, 26 में 4 माइनस करेंगे तो 22 बन जाएगा। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है शब्द बेकरी को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम हिंदी में कर्मचय और संचय कहते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा और सिंपल लैंग्वेज बोली है तो आपको फैक्टोरियल के हिसाब से करना है। फैक्टोरियल आपका यहां पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है। मैंने आपको बोला कि 3 फैक्टोरियल का मान बताइए तो इसको हम क्या करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 कर देंगे, ठीक है। हम इसको उल्टा खोलते चले जाएंगे। अब बेकरी में आपको क्या देखना है कि बेकरी में टोटल कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट हैं। तो हमको क्या करना है जी 6 फैक्टोरियल का मान निकाल लेना है बस, राइट। 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको सोल्व कर दीजिए। आपका आंसर आपके सामने है 6 पंजे 30, 3 चौके 12, यानी कि कितना हो जाएगा 120। 120 को 3 से करेंगे 360, 360 को 2 से करेंगे तो यहां पे 720। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चले आगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ डिवाइड में कुल संख्या, ठीक है। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बोला है कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताता हूं कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप 21 का औसत निकालने बैठ गए तो काफी समय लगेगा, जोड़ने लगोगे तो। देखिए पहली विषम संख्या 1 होगी, है ना। पहली विषम संख्या जो है वो आपकी 1 होगी, दूसरी 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी। ऐसे करते करते जो आपकी 21वीं विषम संख्या आएगी वो आएगी आपकी 41। अब 41 आपको निकालेंगे। अगर आपको ऐसे याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 41 में आपको काफी समय लगेगा निकालने में, ठीक है जी। और वैसे अब हमको दिख रहा है कि सीरीज में अंतर क्या है, सेम है। सभी में 2-2 का अंतर है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी सीरीज में सेम डिफरेंस हो और हमको एवरेज निकालने को बोले तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। पहली संख्या 1 है,
लास्ट संख्या 41 है, प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 21, ऑप्शन डी। ये तो है पहला तरीका, अगर आप जल्दी से पढ़ लेंगे तो। नहीं तो एक और तरीका है, आपको पता है कि जो एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज क्या होता है, संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आपको बोले कि 21 विषम संख्याओं का औसत निकालना है ना, अब हमको अगर संख्याएं एक बार दे दी, इतनी विषम संख्याएं हैं और उनका जोड़ निकालिए, तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है जी, n स्क्वायर। जब भी आपको विषम संख्याएं दी हो कि टोटल कितनी विषम संख्याएं हैं, अगर आपको बोलता कि 42 विषम संख्याओं का जोड़ निकालिए टोटल, तो 42 का स्क्वायर कर देंगे। आपको बोलेगा 50 विषम संख्याओं का स्क्वायर, 50 तक की नहीं, 50 विषम संख्या, यानी कि पूरा आपको एग्जैक्ट नंबर देगा, इतनी विषम संख्याएं हैं तो उसका स्क्वायर कर देंगे। हमको बोला है प्रथम 21 विषम संख्याएं, ठीक है, तो 21 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 21 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 441। समझ गए। अब देखिए संख्याओं का जोड़ कितना है, 441 है, 21 से भाग कर देंगे तो यहां पे औसत फिर से आपका 21 आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपको बोलता प्रथम 21 तक विषम संख्याएं, तो 21 तक जितनी विषम संख्याएं आ रही हैं सिर्फ हम उनको ही कंसीडर करेंगे, परंतु हमको अमाउंट दे दिया है कि 21 विषम संख्याएं हैं जी, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे तो इन विषम संख्याओं का टोटल आ जाएगा और फिर 21 से भाग कर दो। आगे देख लो, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी। आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको तो मैं यहीं पे सोल्व कर दूंगा। देखिए ध्यान से, संख्याओं का रेशो दे रखा है 1:2:3, ठीक है। अब क्योंकि संख्याओं का HCF दे रखा है, यहां पे मिस्टेक है क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही चीज है, ठीक है। अब हमको क्योंकि HCF दे रखा है 12, तो ये जो रेशो वाली संख्या है इनका भी हम क्यों ना HCF ले लें, इनका HCF हो जाएगा 1 और एक्चुअल में HCF दे रखा है कितना, तीनों का 12, यानी कि 1 की वैल्यू क्या है, 12 के बराबर है। तीनों संख्याएं बतानी है। अब 1 की वैल्यू 12 है तो 12 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 12 आ जाएगी, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। ये आपकी तीनों संख्याएं आ गई, यानी कि 12, 24 और 36, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यहां पे हमको HCF दिया है तो हमने रेशो का HCF लिया है। अगर हमको LCM दिया होता, ठीक है, समझिए चीज को ध्यान से, अगर हमको LCM दिया होता तो हम इन तीनों का LCM लेते रेशो में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या के 25% का 40% 80 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, कैसे आंसर करेंगे। देखिए मैंने माना की संख्या क्या है, माना संख्या जो है वो क्या है, x है जी, ठीक है। अब संख्या x है, यानी कि x के का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100 का 40%, 40/100 कितना है जी, हमको दे रखा है 80, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो उसका 60% निकालोगे। देखिए 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौके 100, 4 से कैंसिल करेंगे 40 को तो 10 बार में चला जाएगा, 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई, नीचे 10 बचा है, ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। इतना सभी तो समझ गए होंगे, x की वैल्यू 800 है। यहां पर क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, हमको 800 का 60% निकालना है उस संख्या का, ठीक है। तो 800 का 60%, 0 से 0 कट गई, 8 6 48, 480 कहां पर है जी, ऑप्शन डी में है। बताइए क्या इसका किसी में कोई डाउट है।
क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशक में 4 शेषफल बचता है, क्या होगी? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे, आपको बोला है संख्या क्या दे रखी है आपको, 12, 15, 20, 54, ठीक है। हमको सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेना है जी। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब एलसीएम आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जो आपको फास्ट तरीका लगता है। मैं तो हमेशा तोड़ तोड़ के एलसीएम लेता हूं। देखिए, अगर मैं 12, 15, 20 का एलसीएम लूंगा तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 54 बचा है। 60 और 54 का एलसीएम लेंगे तो 540 हो जाएगा जी। 540 जो है ये क्या आया है? एलसीएम आया है, ठीक है। यानी कि 540 ऐसी संख्या है जो 12, 15, 20 और 54 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। हमको तो 4 शेषफल प्राप्त करना है जी। तो हम क्या करेंगे, इस 540 में अगर मैं 4 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 544। अब क्या आ जाएगा मेरा? 4 शेषफल भी आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। संख्या दे रखी है आपको, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? कर दो जल्दी से आंसर। क्या आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। पढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब इस चीज को समझिएगा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या आपको क्या दे रखी है? संख्या आपको दे रखी है 5, 8, 2, 4, 1। यह संख्या आपको दे रखी है। बोला है कि 9 से विभाजित हो जाए, उसमें क्या जोड़े? 9 का विभाजित रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा, वो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हमको स्पेशली 9 से ही भाग करवाना है इसको, ठीक है। आप समझिए, देखिए यहां पर मैं करता हूं 8 और 1। 8 में 1 जोड़ूंगा, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, यानी कि 8 और 1 9 है, ये कट गया आपका। 5 और 4 9 हो जाएगा, ये भी कट गया। क्या बचा है आपका? 2। अब 2 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा, यानी कि इस संख्या में हमको 7 और जोड़ना पड़ेगा, तभी यह संख्या 9 से भाग होगी, ठीक है। तो आंसर आपका 7 आएगा, ऑप्शन बी। बताइए सभी समझ गए हैं इस क्वेश्चन को? चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, सेक्शन डी रीजनिंग का, 46 से 50 तक। अगले 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन के बाद आपकी छुट्टी है। टेस्ट बताइएगा आपको कैसा लगा है आज का, आज के प्रश्नों का लेवल कैसा था। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। देखिए बोला है कि दिल्ली को इस कोड भाषा में लिखा जाता है, तो असम को कैसे लिखेंगे? समझिएगा क्या लिखा है यहां पे। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्द आपको दे रखा है दिल्ली, DELHI। इसमें क्या किया हुआ है? जो बीच वाला L है ये तो आपका कांस्टेंट है, इनको आपको शफलिंग कर रखा है, ठीक है। पहले E और D है और यहां पे पहले I और फिर H है। समझ गए क्वेश्चन को, है ना। अब इसी तरह आपको असम का लिख देना है, ASSAM। असम में क्या है? जो बीच वाला है S, इसको कांस्टेंट रखना है, इनको सफल करना है, यहां पे SA आ जाएगा, इसको सफल करेंगे यहां पे MA आ जाएगा। SASMA, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने है। राम अपने घर से पूरब दिशा की ओर पूरब दिशा की ओर गया। कुछ दूर चलने के बाद में दाईं ओर मुड़ गया,
फिर कुछ दूर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? सिर्फ आपको डायरेक्शन बतानी है जी। क्या बताना है आपको? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। करिए जी, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले डायरेक्शन देख लो क्या होता है। ये मैं आपका यहां पे डायरेक्शन बना देता हूं। यहां पर दिशा होती है पूरब यानी कि ईस्ट, यहां पे दिशा होती है पश्चिम यानी कि वेस्ट, ऊपर आपकी होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे होती है आपकी दक्षिण यानी कि साउथ। इतना कंफर्म है? आगे देखिए, अब बोला है कि राम अपने घर से पूरब दिशा की ओर गया। मान लीजिए ये क्या है? राम है। राम गया है जी यहां से पूरब दिशा की ओर। कुछ दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। अब पूरब दिशा की ओर जा रहा है तो इसका फेस जो है वो इस तरफ है, ठीक है। दायां क्या होता है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मुड़ेगा तो वह नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। अब इसका फेस नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ जा रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा तो अपने लेफ्ट साइड मुड़ेगा वो, ठीक है। तो यानी कि फिर वो मुड़ गया इस दिशा में। अब वह किस दिशा में चल रहा है? इधर कौन सी दिशा है जी? ये दिशा है आपकी पूरब, तो वह पूरब दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 है। नीचे दी गई संख्या है अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में तो 6 है और ठीक पहले 8 है? कैसे करोगे? जल्दी से करिए जी। देखिए, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 6 है और ठीक पहले 8 है। ये आपको दे रखी है संख्याएं। अब मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं कि ठीक पहले एक तो आपका पेयर बन गया ये वाला, ठीक है। ठीक पहले 8 है और ठीक बाद में 6 है। उसके बाद आपका पेयर बनता है एक ये वाला, ठीक है। ठीक पहले 8 है और ठीक बाद में 6 है। तो टोटल 2 ही संख्याएं मुझे यहां पे दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन आपका बी राइट है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आज के पेपर का ही सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक। और देखिएगा, अगर आपको ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक नहीं आता है तो आप YouTube पर भी सर्च करेंगे ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, तो उसके बाद भी आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक मिल जाएगा। आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले मैं आपको ब्लड रिलेशन का बेसिक समझा देता हूं फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, कोई मेल है तो उसको हम प्लस से दिखाएंगे, फीमेल के ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये 2 चीजें समझ में आ गई। भाई और बहन को हम सीधी लाइन में दिखाएंगे, ठीक है। भाई, ब्रदर और सिस्टर को हम सीधी लाइन में दिखाएंगे। प्लस और माइनस का साइन तो आपको लगाना ही है मेल फीमेल पे। हस्बैंड और वाइफ को हम एक दूसरे के इक्वल रखकर दिखाएंगे। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। अब एक लास्ट बचता है आपका अप डाउन वाला, ठीक है। अप डाउन वाले में क्या है? जो फादर और मदर हैं उनको ऊपर रखेंगे और जो सन और डॉटर है उनको हम नीचे रखेंगे। यहां पर इतना समझ गए। अब क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करूंगा तो आप और अच्छे से समझेंगे। देखिए, पी क्यू का भाई है, ठीक है। अब भाई है तो हम सीधी लाइन में दिखाएंगे। यहां पर है आपका, दिख रहा है कि कट गया? वेट, देखिए पी जो है, पी भाई है किसका? क्यू का। सिर्फ और सिर्फ मैंने पी पर साइन लगाया है प्लस का, क्योंकि क्यू का भी कोई जेंडर नहीं पता है हमें। आर पी की मां है। अब आर मां है पी की तो आर चली जाएगी ऊपर, यहां पे मां है तो माइनस का साइन। एस आर का पिता है। अब आर का भी पिता कौन है जी? एस है तो एस भी ऊपर चला गया, प्लस का साइन, ठीक है। सभी का क्लियर है। अब देखिए, यदि टी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है तो ये चला गया नीचे टी और इस पे हो गया प्लस का साइन। पुत्र है तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? क्यू जो है ये एस से किस प्रकार संबंधित है?
अब देखिए एस क्या है, क्यू की जो मदर आर है उसके पिता हैं, यानी कि क्यू के नाना जो है वो एस लगेंगे, तो क्यू एस का क्या लगेगा, नाती लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाती या नातिन, है ना, क्यू का जेंडर ही नहीं मालूम है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम नाती पे टिक कर रहे हैं, या फिर नाती या नातिन आएगा तो आपको वो करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के बाद आपकी छुट्टी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आपने कितने राइट किए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का लेवल मैंने थोड़ा सा मीडियम लेवल रखा था, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है भाई, इतना तो बनता है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि 4 सितंबर को रविवार था, 31 दिसंबर को उसी वर्ष कौन सा दिन होगा। कैसे करोगे इसको, देखिए ध्यान से, सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 4 सितंबर को क्या था, 4 सितंबर को कौन सा दिन था, संडे था। अब सितंबर के कितने दिन बचे हैं, सितंबर के टोटल जो है वो 30 दिन बचे हैं, सॉरी सितंबर में टोटल 30 दिन होते हैं, तो सितंबर के 4 तारीख को तो संडे है, तो सितंबर के टोटल कितने दिन बच गए, अब 26 दिन आपके बचे हैं सितंबर के। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 31 की 31 पूरा दिन लिखेंगे। फिर आता है नवंबर जो कि 30 दिनों का होता है, और हमको कहां तक बोला है, 31 दिसंबर तक ही निकालना है, तो 31 दिसंबर का 31 कंप्लीट लिख देंगे। अब इनको जोड़ दीजिए, यहां पर आपका 8 बन जाएगा, 9 और 2 11, टोटल बन गया आपका 118। टोटल 118 दिन बचे हैं। अब यानी कि बोला है अगर 4 सितंबर को संडे है तो 118 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब एक हफ्ते में टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, है ना, तो 118 को क्या कर दीजिए, 7 से भाग करिए, ठीक है। 118 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितने दिन बचेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। आगे करेंगे तो यहां पे आपका 4 8 7 6 जा 42, टोटल यहां पे 6 शेष बच रहा है। अब जो भी आपका शेषफल बचता है उसमें क्या करते हैं, हम संडे में जोड़ देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए इतना। तो अब संडे में हम 6 दिन जोड़ेंगे तो सैटरडे बनेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया है, क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है। जितने दिन बचे हैं हमने वो दिन लिए हैं, अक्टूबर नवंबर 31 दिसंबर कंप्लीट लिया है, टोटल 118 दिन बचे हैं। अब 118 को हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जो भी आपका शेष आएगा वो इस संडे में जोड़ दीजिए, उसके बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, राइट। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। बताइएगा सेशन कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। अगर हमारी क्लास में आपको कोई कमी नजर आती है तो वो जरूर बताइएगा, जिससे हम उसको इंप्रूव कर सके, है ना। इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, सेक्शन वाइज। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।